हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पहला ले रखा है। क्वेश्चन जो पहला है, फाइंड डायमेंशन ऑफ p डिवाइड बाय म्यू नॉट। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, p डिवाइड बाय म्यू नॉट का आपको डायमेंशन निकालना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। ठीक है, आप यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत तरीके आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, म्यू नॉट आई। ठीक है, मुझे b डिवाइड बाई म्यू नॉट का क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, राइट। यहाँ से इजी हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे करंट है, करंट का डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर। बेटा यहाँ पे क्या है, डीएल लेंथ है ना। इसको जब डिवीजन में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ बोले तो कैपिटल एल। तो डायमेंशन सिंपल सा आ गया, ए एल की पावर माइनस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो देख सकते हो आपको ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ग्रेविटेशन से दे रखा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम। एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, इसका मास आपको दे रखा है कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, एग्जस्ट फोर्स एफ ऑन अ पॉइंट मास। सपोज पर एक पॉइंट मास यहाँ पे उसने पोजीशन नहीं बताया तो हम बाहर कहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज करो वो स्मॉल आर है। ठीक है, पॉइंट मास इज स्मॉल, एम मास उसका अपन ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अच्छा इस पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो कितना दिया है, एफ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ओके। इसके बाद बोला है, नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m by 7 इज रिमूव्ड। मतलब इसी के अंदर से कंसेंट्रिक मतलब इसी के अंदर से कितना m by 7 मास अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जब इतना मास रिमूव करोगे तो उसके बाद जो पार्ट बचेगा वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा, वो अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद ये जो पार्ट आपने निकाल दिया गया, ठीक है, तो m में से कितना m by 7 आपको निकाल देना। तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा सपोज करो वो f डैश, कितना आएगा, g कैपिटल M माइनस m by 7 इंटू m। क्लियर, यही मास बचेगा फाइनल m by 7 निकालने के बाद, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो उसकी वही है पॉइंट मास की, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, f के टर्म्स में आपको आंसर। यहाँ पे इसको एलसीएम करिए। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 6 कैपिटल M, और यहाँ पे g हो जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर स्मॉल है। क्लियर है, तो एफ डैश की वैल्यू जो आएगी गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे, एफ के टर्म्स में देख देना है आपको आंसर, तो कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 7 भी है, राइट। तो 6 डिवाइडेड बाई 7 इज द करेक्ट। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आया हुआ है, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दी सिचुएशन शोन इन दी फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिया हो, राइट। यहाँ पे 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको जोड़े हुए हैं, K1 एंड दिस इज K2 एंड दिस इज K3। ठीक है, इसको मैं C1 बोलूंगा, इसको C2 और इसको C3। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एरिया दे रखा है वो A दे रखा है, राइट। अच्छा, इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज D। ये टोटल आपका D है, तो ये D/2 और ये कितना हो जाएगा, D/2। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जस्ट आपको क्या याद रखना है, जो कैपेसिटेंस होती है दैट इज गिवन है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T। अगर मीडियम क्या है, एयर है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जस्ट A से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, C1 इक्वल टू आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, एरिया को आप हाफ कर लो, एरिया आपका हाफ और डिस्टेंस कितनी, D/2। क्लियर है, 2 ने 2 को मार दिया और यहाँ पे K1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय T। C2 निकाल लीजिए, तो C2 आपका सिमिलर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय T। क्लियर है, ऐसे आपको C3 निकालना है, तो C3 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, क्लियर है, K3 डिवाइडेड बाय 2D। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, C1 और C2 किसमें है, एक साथ जुड़े हुए सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का क्या होता है, जस्ट उल्टा बोले तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो CS इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अच्छा अब ये जो है इसके साथ किसमें आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, तो आपको जो फाइनल सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस जस्ट ऐड अप हो जाती है, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जस्ट आपको ये जो है फार्मूला अप्लाई करना है, यू हैव गिवन दिस वैल्यू, जस्ट पुट देयर एंड यू विल गेट योर आंसर गाइस। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड जो है आपको मैच करता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉमन सरफेस ऑफ 2 बबल्स।
ठीक है। यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपको रिजल्ट ही लिखाया जाता है, यहाँ पे आपको 2 बबल्स दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे जो है आपको 2 बबल्स बना के दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस जो है आपको R2 दे रखा है और इसकी रेडियस जो है आपको R1 दे रखा है। उसने बोला है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। अंदर का प्रेशर उसने P1 बोला है यहाँ पे और यहाँ पे P2 बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में भी बताया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो यहाँ पे बबल्स जो है आपको 3 टाइप के फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एयर बबल, सोप बबल और लिक्विड बबल, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तीनों के लिए जो रिजल्ट यहाँ पे निकालने वाले हैं सबके तीनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर का प्रेशर की बात करूँ तो मैं सपोज करूँ इसको पी नॉट मानता हूँ, ठीक है। तो P1 माइनस पी नॉट जो आपका आएगा वो 4h डिवाइडेड बाई R1 लिखूंगा और यहाँ पे P2 माइनस पी नॉट, ये देखो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4h डिवाइडेड बाई आपका R2, क्लियर है। एज जो होता है सरफेस टेंशन है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, R1 R2 के बीच रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता, इसमें से इसको माइनस कर देता, है ना, ज्यादा में से कम को माइनस कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 आपका आ जाएगा, पी नॉट गेट कैंसल आउट, P1 माइनस P2, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4s बाहर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा R1 माइनस 1 बाई R2, क्लियर है। तो यहाँ पे 4s डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4s, यहाँ पे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। तो ऐसे कट जाएगा, इसको एलसीएम कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई, सॉरी, यहाँ पे जो आपका एलसीएम जब करोगे तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, 1 बाई R इक्वलेंट। तो 1 बाई R इक्वलेंट की जो वैल्यू, सॉरी R इक्वलेंट निकालोगे तो कितना आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। तो दैट वुड बी योर, ठीक है। तो देख लीजिए जो भी आपका ऑप्शन मैच कर रहा हो, ठीक है। तो ऑप्शन 30 का करेक्ट, ठीक है। ये रिजल्ट ही है यार, वैसे भी क्लास में आपको लिखाया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, ठीक है। तो सिंपल सा है, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे डायोड से पूछा हुआ है। डायोड में ये पूछ रहा है कि कौन सा डायोड आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड की कंडीशन होती है, यहाँ पे हमेशा याद रखना, बस वही आपको चेक करना और कुछ भी नहीं। डायोड का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर और इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो डायोड जो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क करता है, क्लियर है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है इसको ऐसे जोड़, क्लियर है, पी को प्लस से एन को नेगेटिव से, अगर ऐसा है। और फिर दूसरी बात, अगर बात करें पी जो होता है हाई टर्मिनल होना चाहिए और एन जो है लो टर्मिनल होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन जो दे रखा है ग्राउंडेड किया हुआ है जी, तो ग्राउंडेड मतलब उसका 0 वोल्ट और उसके नेगेटिव में लगाया हुआ है माइनस का 15 वोल्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका 0 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 15 वोल्ट है, ठीक है। तो ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा 2 वोल्ट और दूसरा 4 वोल्ट आया समझ में, मतलब दूसरे ऑप्शन में ये 2 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो ऑब्वियस तो हो ही नहीं सकता, ये रिवर्स में चला जाएगा। और आपका जो थर्ड है, थर्ड में क्या दे रखा है, इसको -10 वोल्ट, ये भी गलत है, ठीक है। इसको -10 वोल्ट दे रखा है, इसको 15 वोल्ट दे रखा है, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ भी क्या है, माइनस का 3 वोल्ट और उसको एन टाइप को 0 वोल्ट लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में 0 वोल्ट जो है आपका पी टाइप है और एन टाइप जो है माइनस का 15 वोल्ट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा और डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड में वर्क करता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स से है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर अ हाइड्रोजन इज ए नॉट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, उसकी ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस है वो ए नॉट दे रखा है। देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेट बना लेते हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। थर्ड एक्साइटेड ये आपकी ग्राउंड स्टेट होती है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे बात कर रहा है किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, आया समझ में, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, क्लियर है। तो यहाँ पे रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे से अगर हीलियम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात करें तो आर एच कितना हो जाएगा ए नॉट, हाइड्रोजन के लिए जेड 1, ग्राउंड स्टेट में आपका ग्राउंड स्टेट एन वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा ए नॉट मल्टीप्लाई, क्लियर है। कितना हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एन की वैल्यू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 8 ए नॉट, क्लियर है। तो हीलियम के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो वैल्यू आएगी रेडियस की
8 ए नॉट आ जाएगी। ठीक है, उसने रेशियो पूछा है ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो इसको नीचे ले जाओ भाई साहब। ठीक है, तो ए नॉट डिवाइडेड बाई आर एच ई दैट वुड बी 1/8। क्लियर है? जब इसको इधर लाओगे, इसको नीचे ले आओगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कैलोरीमेट्री से आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, रीड करिए। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक आइस है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी हुई है। ठीक है, इसको कहाँ पे जाना है? आपकी इसकी फाइनल स्टेट क्या है? कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मास ऑफ आइस इज 10⁻³ kg। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड? ओ माय गॉड। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 110 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस अपन लिखते हैं। तो -10 की 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में आएगी। इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनेगा। ठीक है, इसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनेगा। क्लियर है? इसके बाद ये प्रोसेस चलती जाएगी, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम बनेगी। क्लियर है? फिर इसके बाद 110 डिग्री सेंटीग्रेड की फिर से अगेन स्टीम बनेगी। मास आपको पता है 10⁻³ kg में है। ठीक है, तो इसको मैं ग्राम में 1 ग्राम लिखूंगा। ठीक है, हर जगह मास 1 ग्राम लिखिए, 1 ग्राम। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ बात नहीं है भाई, इसको भी अपन उड़ा देंगे। ठीक है, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है भाई। तो ये आपको 1 ग्राम मास अपन ले लेंगे, तो केजी में दे रखा है तो ग्राम में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है? यहाँ पे हीट कितनी जरूरत पड़ी होगी? Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4 और यहाँ पे Q5। ठीक है, तो टोटल हीट जो हो जाएगी आपकी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इंटू 110 डिग्री सेंटीग्रेड इन स्टीम। क्लियर है? अच्छा, Q1 में क्या है बेटा? Q1 में आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ms डेल्टा T। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना, जब फेज चेंज होता है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? MLF। LF मतलब फ्यूजन की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर टू वाटर आ रहा है, समझ रहे हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेज आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? MLV वेपराइजेशन। ठीक, अगेन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ms डेल्टा T कर लोगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है यार। ठीक है, सिंपल सा है, हो गया। Q1 क्या लिखोगे? 1 मल्टीप्लाई मास मैंने 1 लिखा, S कितना है? इसका 1/2 होता है। ठीक है, और टेम्परेचर फाइनल -20 में करोगे तो प्लस का 10। क्लियर है? ऐसे Q2 आपका कितना हो जाएगा? Q2 मास 1 और LV आपकी 80 कैलोरी होती है बेटा। ठीक है, ऐसा यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट में आपसे आप ऑप्शन पूछे हुए, इसलिए मैंने सारा डाटा सीजीएस में रखा है। ठीक है, प्लस Q3 जो है आपका फिर से ms डेल्टा T 1 मल्टीप्लाई, इसका स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 होता है, टेम्परेचर आपका कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? प्लस आप इसको करिए तो आपका कितना हो जाएगा? टेम्परेचर आपका रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे 540 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? मास 1 प्लस फिर से क्या? मास 1 1/2 स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी आपका कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन यू विल सॉल्व इट, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 730 कैलोरी गाइस। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, नाउ यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम गाइस, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो कोई टफ बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्यूब बनाया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक क्यूब बना के दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना? ऐसा। ठीक, ये रहा आपका क्यूब। क्लियर? ओके, अब क्यूब है, क्यूब को उसने एज पे जो है चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एज पे चार्ज रखा हुआ है। अ चार्ज ऑफ वैल्यू क्यू इज प्लेस्ड एट अ एज ऑफ द इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। मतलब इस चार्ज की वजह से इस क्यूब से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना यार आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो आपको ये सिखाया जाता है कि इस चार्ज को पूरा इनक्लोज करना है, तो ऐसे मुझे और कितने क्यूब रखने चाहिए। ठीक है, तो आपको बताया जाता है 4 क्यूब। ठीक है, एक पहले से रखा हुआ है, एक नीचे से, एक साइड से, एक इधर से। आया समझ में? ऐसे मतलब 3 आपको और रखने पड़ेंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? 4 से निकलने वाला फ्लक्स अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पूरे से, है ना, 4 होंगे ना ऐसे।
तो 4 से निकलने वाला क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो 4 में से मुझे किसी एक से चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 1/4 से भाग लगा, ठीक है। तो आपका जो है फ्लक्स आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आप केमिस्ट्री में अगर सॉलिड स्टेट आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे ये भी आपको सिखाया जाता है एटम्स के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं चार्ज को एक एटम मान लूँ, तो ये कहाँ पे रखा हुआ है, एज पे रखा हुआ है। तो एज पे रखे चार्ज या एटम का जो बात करें, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 होता है भाई, ठीक है। कॉर्नर पे जो रखा होता है उसका कितना होता है, 1/8 होता है। अगर आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है, वहाँ पे ये चीज भी आपको सिखाई जाती है, स्पेशली जेई वाले, ठीक है। तो अगर वो चीज नहीं समझ आती, तो फिर आपको यहीं से करना पड़ेगा। आपको इमेजिनरी क्यूब आपको साइड में रखने पड़ेंगे, या क्लास में क्वेश्चन कराया जाता है, सारी वैरायटी आपको यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। तो आपको 3 और ऐसे सेट करने पड़ेंगे क्यूब इमेजिनरी, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो चारों से निकलने वाला Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, उनमें से किसी एक से चाहिए मेरे को, इससे तो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन, ठीक है। तो आई होप यार समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ बात नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है वेव से है, मतलब ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वेव से पूछा हुआ है, यहाँ पे क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो अपना रिवीजन जो है क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप पे जरूर अच्छे से करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का है, क्लोज ऑर्गन पाइप इन 9th हार्मोनिक रेजोनेंस विद 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। एल क्लोज मतलब क्लोज और ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है आपको दे रखा है, फाइंड लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको ऑर्गन पाइप पहले बना देता हूँ, ठीक है। स्पेशली अपन 2 टाइप के ऑर्गन पाइप पढ़ते हैं, एक ओपन और एक क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्लोज है और ये मेरे पास ओपन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंडामेंटल आपका जो वेव बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे बना के मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें, तो ये कितना होता है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई कितना आएगा, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L, ठीक है। V इक्वल टू कितना होता है, F लैम्डा। तो मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, V बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, तो जनरलाइज nth टर्म में, तो NV डिवाइडेड बाई 2L, क्लियर है। तो यहाँ से मैं अगर फंडामेंटल निकालूँ, तो n की वैल्यू 1 रखूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई 2L, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा डेट डेट है, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो कितना आएगा, 2v डिवाइडेड बाई 2l, 2 को काटना मत, यहाँ पे लिख देना 2f1, ठीक है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस केस में आपसे पूछा है फोर्थ हार्मोनिक, तो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब होता है 4 इंटू f1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4v डिवाइडेड बाई 2l, ये आपका f4, क्लियर है। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे जो आपको बन रहा है क्लोज ऑर्गन पाइप में, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो लेंथ होती है वो होती है लैम्डा बाई 4, क्लियर है। यार छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं डिटेल में तो नहीं मैं बता सकते, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n, क्लियर है। तो यहाँ पे v इक्वल टू फिर से ही फार्मूला लगाओगे, तो f लैम्डा, तो यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू क्या लिखोगे, 4l, क्या लिखोगे, 4l, ठीक है। अगर इसको जनरलाइज करोगे, तो जनरलाइज टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 1 v डिवाइडेड बाई 4l, वेयर एन की वैल्यू कितनी लिखते हैं अपन, 1 2 डेट डेट डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहला आपको थर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद फिफ्थ मिलेगा, सेवेंथ मिलेगा, नाइन्थ फोर्थ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से नाइन्थ की बात कर रहा है, तो एफ नाइन्थ इक्वल टू सीधा सीधा एन बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4l, कौन सा है, क्लोज है, तो यहाँ पे मैं एल सी लिखूंगा, ये कौन सा है, ओपन वाला है, तो इसको एलओ लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करना, ठीक है, यही उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। नाउ यू विल फाइंड योर आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 9 v डिवाइडेड बाई 4, क्लोज की क्या दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपका 4 v डिवाइडेड बाई 2l0, ध्यान से देखिए मर गया, ठीक है, 2 2 जा 4, क्लियर है। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, l0 मैं ऊपर लेके आऊंगा, ऊपर 20 जाएगा, और ऊपर पहले से 4 बैठा हुआ है ना, तो 10 जा 20, और यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 9, क्लियर। तो l0 आपको कितना आ जाएगा, देखो तो ध्यान से, 80 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे किस में दे रखे हैं, 80 डिवाइडेड बाई 9 इज द करेक्ट आंसर, सीधा मतलब फ्रैक्शन में ही आ रहा है, ठीक है, डिवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन था यार। और मैं आपको बता दूं, बहुत क्वेश्चन आजकल यहाँ से ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप जो है ओपन ऑर्गन पाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें, बहुत केयरफुली करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अगेन कैपेसिटर से आया हुआ है। अब कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी टू अ चार्ज Q1। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया है Q1, बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक है, इस बैटरी से अपने ने इसको कितना चार्ज किया Q1। Here now the battery is disconnected and dielectric slab of dielectric constant K is inserted it। मतलब सेकंड केस में बोला है कि बैटरी को हमने हटा दिया, अब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब जो है लेके आते हैं जिसका कांस्टेंट कितना है K है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार्ज पूछ रहा है वो कितना, slab of dielectric constant K inserted between the gaps of the plates। Now charge on the capacitor is Q2। मतलब अब कितना हो जाता है Q2 हो जाता है। फाइंड Q1 डिवाइडेड बाई Q2। ठीक है, तो यार ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज जाएगा, सर इसका आंसर क्या होगा। तो जब तुम बैटरी कनेक्ट किए थे ना, तो चार्ज कितना है बढ़ गया, जितना इसको होना था हो गया। अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे ना, तो क्या होगा, चार्ज तो जितना था आपने दिया है उतना ही रहने वाला है। ठीक है, चार्ज में एक्स्ट्रा थोड़ी ना कोई सप्लाई करेगा, बाहर से आएगा। अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बढ़ा है तो चार्ज नहीं बढ़ाएगा, ये क्या होगा, इसमें इंड्यूस चार्ज आएगा। क्लियर है, चार्ज की अमाउंट जो है बढ़ने वाला नहीं। अगर हाँ बैटरी कनेक्टेड होती तो हो सकता था चार्ज बढ़ जाता। ठीक है, अब बैटरी हमने हटा रखा है तो पहले चार्ज Q1 है तो बाद में क्या रहेगा, Q2 ही रहेगा। तो इन दोनों का जब रेशियो करेंगे तो हमेशा आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा guys। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था यार। ठीक है, क्योंकि फर्दर यहाँ पे कोई चार्ज सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होते हैं। ठीक है, चार्ज सप्लाई थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई। बस यार कॉन्सेप्ट से ही खेलना है और कुछ नहीं यार, छोटी छोटी चीजें हम देखो कैसे चिपका देते हैं यार, तुम खुद ही सोच सकते हो यार। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में कॉन्सेप्ट की पकड़ धांसू तरीके से होना चाहिए भैया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बैटरी जोड़ रहे हो, हटा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यार रेजिस्टिविटी का है। वैसे भी तो पढ़ाया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो सीधा सीधा आपका ग्राफ आता है, सीधा निकल के रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऐसा आया समझ में। ठीक है, तो कुछ नहीं है यार। ठीक है, बस टिक करना था और आगे बढ़ जाना था। ये तो क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है YDSC से पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसने पूछा एक होल YDSC apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then what is the effect on fringe width। तो ऑब्वियस सी बात है यार, फ्रिंज विड्थ जो बीटा होती है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है न्यू और डी। आया समझ, मतलब सीधी सी बात है, जब कोई मीडियम नहीं होता तो लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी होता है, लेकिन जब मीडियम आ जाता है तो मीडियम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब होल सेटअप जो है अगर मीडियम में ले जाओगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, मीडियम बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ, मीडियम बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आया समझ, देखो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीडियम बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। क्वेश्चन क्या है, टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियस 0.8 मीटर एंड 0.2 मीटर आर एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड 800 केल्विन रिस्पेक्टिवली। फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस। ओके, अब रेट ऑफ हीट लॉस मतलब क्या, पावर होती है भैया। ठीक है, पावर क्या होती है आपको पता है, वर्क पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो या एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वही आपको पावर निकालना है। तो पावर क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। अब ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो पी इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, P1 डिवाइडेड बाई P2। डायरेक्ट आप देखो यहाँ पे क्या किया हमने, P डायरेक्टली पोर्शन टू क्या, ए टी की पावर 4, क्योंकि रेडियस जो है आपकी बदल रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एक्सपोज एरिया लेते हैं, मतलब उसका सरफेस वाला एरिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई 4 पाई गेट कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। तो मैं इसका होल पावर लगा लूंगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, P1 डिवाइडेड बाई P2 आपका कितना हो जाएगा, R1 आपको कितना दे रखा है 0.8 मीटर और डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे T1 कितना दे रखा है 400 और नीचे कितना दे रखा है 800 की पावर 4 गए, और यहाँ से हमारा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 का पावर 4। ध्यान से देखिए 16, नीचे भी 16 बचेगा तो 8 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा सीधा सीधा 1।
ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।